पदार्थ की अवस्था, इसमें हमने पहला दोष देख लिया है जिसको हम रस समीकरण मिति दोष या इसी को हम बोलते हैं आपका स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इसके हमने दो भाग पढ़े, पहला पढ़ा था शाटकी दोष और दूसरा पढ़ा था हमने फ्रेंकल दोष। शाटकी दोष है उसमें आपका धनायन अपनी जगह को छोड़ा था, ऋणायन उसके उदासीन बनाने के लिए क्रिस्टल को ऋणायन भी अपना स्थान को छोड़ता है, जिससे क्रिस्टल के कुल घनत्व में कमी आती है। दूसरा दोष हमने फ्रेंकल दोष देखा था। फ्रेंकल दोष में एक धनायन है अपने अंतरकाशी स्थान में जाके फिट हो जाता है, लेकिन इसमें घनत्व में क्रिस्टल में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके धनायन और ऋणायन के जो अनुपात है वो पहले जो क्रिस्टल में थे उसी तरह से देखने को मिलता है। अगला हम पढ़ेंगे अरस समीकरण मिति दोष, जिसको हम अरस समीकरण मिति दोष, जिसको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष भी कहते हैं। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला लेते हैं धातु अधिक्य दोष और दूसरा लेते हैं धातु कमी दोष। धातु कमी दोष नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या अरस समीकरण दोष का एक उदाहरण जैसे हम ले सकते हैं वेनेडियम का ऑक्साइड। वेनेडियम का जो ऑक्साइड होता है, इस ऑक्साइड में x को हमने ना 1:1 में नहीं लिया है, इस मान को x के मान को हम 1 नहीं ले रहे हैं। यह मान जो x का होता है 0.6 से लेकर 1.3 के बीच होता है। कहने का मतलब इसके अनुपात में एक पूर्णांक में अनुपात हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के दोष को, हमारा ये अनुपात 1:1 नहीं है, जैसे NaCl में ये अनुपात हमको देखने को मिला था 1:1। हमने वेनेडियम ऑक्साइड के सूत्र में x लिखा है ऑक्सीजन की संख्या को, और यह मान 0.6 से लेकर कितने तक हो सकता है 1.3 तक। इसका मतलब है V की मात्रा क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। इसी में हम बहुत सारा और उदाहरण भी ले सकते हैं। वेनेडियम ऑक्साइड की जगह आपका आयरन का ऑक्साइड जो होता है, आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का सल्फाइड है, इसमें इस तरह के दोष है, या निकेल का ऑक्साइड है, इसमें इस तरह के दोष देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब जिसमें धनायन की संयोजकता परिवर्तित होती है उसमें यह दोष ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके हम दो भाग लेते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष के। पहला लेते हैं धातु अधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु कमी दोष। अब आप खुद सोचिए धातु की अधिकता कब होगी, या तो अतिरिक्त धातु आयन आ जाए क्रिस्टल में, धनायन आ जाए, या क्या हो आपका ऋणायन बाहर निकल जाए। धातु कब अधिक होगा, दो कारणों से अधिक होगा, या तो क्या हो जाए ऋणायन क्रिस्टल से, पहला कारण हम लिख सकते हैं ऋणायन है वह कहाँ से बाहर चले जाए, क्रिस्टल से बाहर चले जाए, और दूसरा कारण हो सकता है कि धनायन है वो क्रिस्टल में आ जाए। कौन सी धनायन, अतिरिक्त धनायन, अतिरिक्त धनायन है वो क्रिस्टल में अंदर आ जाए, या ऋणायन है वो क्रिस्टल से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो इस कंडीशन में हमको धातु की अधिकता क्रिस्टल में देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं धातु की कमी दोष, तो धातु की कमी कब होगी, धातु की कमी के भी दो कारण हो सकते हैं। धातु मतलब धनायन, धातु कमी दोष या धनायन की कमी कब होगी, धनायन है वो बाहर चले जाए क्रिस्टल से, या फिर है अतिरिक्त ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल में आ जाए, अतिरिक्त ऋणायन अंदर आ जाए। तो इस तरह से हमारा ये पहला हम लेते हैं धातु अधिक्य दोष, जिसमें ऋणायन क्रिस्टल से क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं, और इसी के अंतर्गत हम एक और पढ़ेंगे अतिरिक्त धनायन है वो क्रिस्टल में अंदर आ जाते हैं, जिसको हम धातु अधिक्य दोष कहते हैं। पहला पढ़ते हैं ऋणायन का क्रिस्टल से बाहर चले जाना। पहला हम पढ़ते हैं धातु अधिक्य दोष में
हमने पढ़ा है सोडियम क्लोराइड। इसके पहले आपको बताया था मैंने, इसमें कौन सा दोष देखने को मिलता था, साटकी दोष। साटकी दोष में हमने बोला था कि धन आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाता है, उदासीनता को बनाए के लिए क्या होता है, ऋण आयन भी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। तो ज़्यादातर जैसे NaCl है, NaCl जैसे क्रिस्टल में इस तरह का धातु अधिक के दोष में पहला है ऋण आयन का बाहर चले जाना। धातु अधिक्य का पहला भाग है ऋण आयन का क्रिस्टल के बाहर चले जाना, क्रिस्टल से बाहर जाना। कैसे निकलता है देखिए, हमने मान लीजिए NaCl का उदाहरण लिया। हमारा ये क्रिस्टल है Na+, जालक बिंदुओं पर Cl-, Na+, Cl-, फिर से हमने लिया यहाँ पे Cl-, Na+, यहाँ पे हमारा है Cl-, पुनः यहाँ पे हमारा है Na+। हम बोल रहे हैं ऋण आयन को जाना है, हमने यहाँ पे लिया फिर से धन आयन Cl-, Na+, Cl-। इस तरह से क्रिस्टल में देखिए कोई भी दोष नहीं है। अब मान लीजिए कोई ऋण आयन अपनी जगह से जाता है, हम बोल रहे हैं ये ऋण आयन अपनी जगह से गया, जाते जाते जिसके ऊपर आपको मालूम होगा ऋण आवेश है, मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास जितना ऋण होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। तो ये जाते जाते ये ऋण आयन क्लोराइड आयन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से क्रिस्टल से बाहर चले जाता है, लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ऋण आयन चले जाएगा तो क्रिस्टल धनात्मक हो जाएगा, तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए जो ऋण आयन बाहर जा रहा है क्रिस्टल से, वो अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ देता है, अपने जालक बिंदु पर छोड़ देता है। जब जालक बिंदु पर ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहता है तो इस क्रिस्टल में बहुत सारे गुण देखने को मिलता है। इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण सफ़ेद रंग का जो क्रिस्टल था वो कैसा हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। क्यों कैसा, इस केंद्र को हम, इस इलेक्ट्रॉन के केंद्र को, इलेक्ट्रॉन जो लिखा है इस केंद्र को हम फेब्री कहते हैं। फेब्री का मतलब होता है रंग, फेब्री, FAR, फिर से लेते हैं FARBE, फेब्री। फैब्रिक कलर आपने सुना होगा, तो ये आपके रंगीन केंद्र होते हैं, कलर केंद्र जिसको रंगीन केंद्र होते हैं। और इस रंगीन केंद्र के कारण F सेंटर इसको कहा जाता है, शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम, F सेंटर। इस F सेंटर के कारण ये क्रिस्टल कैसा हो जाता है, रंगीन दिखने लगता है, इसमें कलर दिखाई देने लगता है। तो यह दोष हमारा क्या कहलाता है, ऋण आयन का क्रिस्टल से बाहर जाने, यानी धनायन की संख्या बढ़ गई। देख लीजिए धनायन अधिक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 धनायन है, लेकिन ऋण आयन देखिए 1 2 3 4 5, ऋण आयन की संख्या कम है, मतलब अनुपात है वो भी परिवर्तित हो गया है। इसलिए हम इस दोष को किसके अंतर्गत लेते हैं, आरस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत इसको लिया जाता है। इसमें और आपके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे लिथियम क्लोराइड है, क्या ले रहे हैं हम, लिथियम क्लोराइड।
लिथियम क्लोराइड है, इसमें लिथियम है, इसके अतिरिक्त होने के कारण इसका रंग है वह गुलाबी रंग हो जाता है। उसी तरह KCl में भी K अधिक होने से क्या हो जाता है, इसका रंग बैंगनी रंग का हो जाता है। फिर से देखिए, लिथियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड है, इसके भी रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का, और पोटेशियम क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी रंग का हमको देखने को मिलता है। हमने सोडियम क्लोराइड का रंग कौन सा देखा, सोडियम क्लोराइड है, उसमें क्लोरीन जब बाहर निकलेगा तो कैसा हो जाता है, या पीले रंग का होता है। आगे लेते हैं, धातु का अधिक्य दूसरा कारण है। पहले हमने क्या कहा, ऋण आयन का बाहर चले जाना। दूसरा हम ले रहे हैं आपका अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति, दूसरा कारण है अतिरिक्त धन आयन का क्रिस्टल में उपस्थित होना। इसमें हम ले सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड है, इसमें सामान्य संरचना देखिए, जिंक 2+ आपका ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-, यहाँ पे रहेगा आपका ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+, फिर से हमारा ऑक्सीजन 2- और जिंक 2+। फिर नीचे देखते हैं हम, यहाँ पे रहेगा आपका जिंक 2+, ऑक्सीजन 2-, फिर से हमारा जिंक 2+ और यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन 2-। अब जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड को गर्म करने से इसमें से ऑक्सीजन आयन है वो बाहर निकलने लगते हैं। कौन बाहर निकलने लगा, ऑक्सीजन आयन बाहर निकलने लगता है। जब ऑक्सीजन आयन बाहर निकलेगा तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि धन आयन क्या हो गए हैं, धन आयन है वो बढ़ गए हैं। फिर से देखते हैं, जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड है वो गर्म करते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन आयन है वो क्रिस्टल से क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है। जैसे ही ऑक्सीजन आयन क्रिस्टल से बाहर निकल गए मतलब हमारे क्रिस्टल में किसकी संख्या अधिक हो गई है, धन आयनों की संख्या अधिक हो गई है। और जिंक ऑक्साइड है वो कैसा हो जाता है, सफ़ेद की जगह कैसे रंग का होता है, गर्म करने पर कौन से रंग का हो जाता है, पीला रंग का। जैसे ही हम इसको फिर से ठंडा करते हैं तो इसका रंग पुनः कैसा हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त धन आयन है वो क्रिस्टल में होने से, जैसे हमने देखा ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो धन आयन बढ़ गए। धन आयन बढ़ने से क्या हुआ है, आपका ऑक्सीजन बाहर निकला तो धन आयन बढ़ा, सफ़ेद से रंग कौन सा हो गया, पीले रंग का। तो यह दोष भी हमारा क्या कहलाता है, धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष के हमने दो उदाहरण देखे। पहला क्या था, ऋण आयन जब क्रिस्टल से बाहर निकला था तो अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया था, क्या करने के लिए, क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे छूटा था तो उसके कारण कौन से केंद्र उत्पन्न हुए थे,
कौन से केंद्र उत्पन्न हुए थे? एफ केंद्र उत्पन्न हुए थे, जिसको हम रंगीन केंद्र या एफ सेंटर कहते हैं, और क्रिस्टल में रंगीन गुण आ गए थे। दूसरा हमने देखा कि क्रिस्टल को जैसे ही हम लेते हैं और क्रिस्टल को हम गर्म किए मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी उसमें, तो कुछ ऑक्सीजन आपका गर्म करने से ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, मान लीजिए गर्म हुआ तो बाहर निकल गया, तो जिंक आयन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो जिंक आयन की अधिकता से इसका रंग कैसा हो गया, क्रिस्टल है वो सफ़ेद रंग से कैसा हो गया, पीले रंग का हो गया। इसके परिणाम होते हैं इस दोनों दोष में, जैसे हमने देखा धातु अधिक्य दोष, या दूसरा हमने देखा धातु अधिक्य का पहला ऋणायन का बाहर निकलना जिसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला था, और दूसरे कंडीशन में भी आपका ऋणायन बाहर निकला। तो दोनों ही दोष में क्रिस्टल में रंगीन बिंदु उत्पन्न हो जाते हैं, क्रिस्टल की चालकता भी कैसी हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त अब हम देखेंगे धातु कमी दोष। आगे देखते हैं हम धातु की कमी दोष। धातु कमी दोष में हम देख सकते हैं, जैसे उदाहरण हमने लिया, इसके भी दो भाग बोल सकते हैं हम। धातु की कमी कब होगी, जब अतिरिक्त ऋणायन बाहर से आ जाए, अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल में आ जाए, या धन आयन है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। फिर से इसको देखते हैं हम, इसके दो कारण हो सकते हैं, धातु आयन की कमी के दो कारण हो सकते हैं, या तो ऋण आयन बाहर से आएगा तो भी धातु कम हो जाएगा, या तो धन आयन है वो बाहर चले जाएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, धातु आयन या धन आयन कम हो जाएंगे। उदाहरण हम जैसे ले सकते हैं FeO, हमको मालूम है फेरस ऑक्साइड, ये 2+ है और ये 2- है। सामान्य इसका क्रिस्टलीय संरचना देखेंगे तो Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, यहाँ पे हम लेंगे O2-, Fe2+, ये भी हो गया हमारा O2-, Fe2+, फिर से हम ले सकते हैं यहाँ पे Fe2+, O2-, Fe2+ और O2-। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कोई भी आयन अपने जगह से नहीं निकला है, मतलब एक क्रिस्टल की सामान्य स्थिति है। हमने क्या कहा है, धन आयन बाहर निकलेगा, धन आयन मान लीजिए कहीं से बाहर निकल गया, यहाँ का हमने धन आयन को बाहर कर दिया, Fe2+ एक निकल गया है। फिर से देखते हैं Fe2+ यहाँ से बाहर निकल चुका है। क्या क्रिस्टल अभी उदासीन है? क्रिस्टल उदासीन नहीं है। कैसा हो गया है, इसमें 2 ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऋणावेश है, वो ऑक्सीजन का ऋणावेशित हो गया ये क्रिस्टल। तो इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या होता है, हमको मालूम है आयरन जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी संक्रमण तत्व है, डी ब्लॉक एलिमेंट, या इसी को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व में एक विशेषता होती है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कौन सी संयोजकता दर्शाते हैं, परिवर्ती संयोजकता। हाँ, आयरन की 2 संयोजकता हो सकती है, फेरस और क्या हो गया, फेरिक। कौन कौन सी 2 संयोजकता हो सकती है, फेरस और फेरिक। यहाँ पे देखिए एक आयन धन आयन बाहर निकल गया है, Fe2+ बाहर निकल गया है, क्रिस्टल है वो कैसा हो गया है, ऋणात्मक हो गया है। क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, 2 जो फेरस आयन है, जैसे मान लीजिए हमने इस फेरस आयन को लिया, ये फेरिक में बदल देगा, अपनी संयोजकता को बढ़ा दिया, और एक जगह का और फेरस किस में बदल जाएगा, फेरिक में। फिर से देखिए एक 2+ निकला है, 2+ एक बाहर निकल गया, तो 2 जो फेरस अवस्था में जो आयन थे, धातु आयन, उन्होंने क्या किया, अपने
परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित किया। फेरस से वो किस अवस्था में चले गए, फेरिक। अब देखिए इसमें क्रिस्टल कैसा हो गया है, पुनः उदासीन। और 2 ऋण आयन अतिरिक्त था, 2 ऑक्सीजन के ऊपर जो 2 माइनस है वही अतिरिक्त था। तो जैसे ही 2 फेरस है वो फेरिक में बदला, पुनः क्रिस्टल कैसा हो गया, उदासीन हो गया। लेकिन अगर हम धनायन की संख्या देखेंगे तो देखो कम हो गया है, 1 2 3 4 5 धनायन है। ऋणायन को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 ऋणायन है। कहने का मतलब है आपका धनायन है वो कम हो गया है। हमारा यह भी दोष किसके अंतर्गत आ गया है, आरस समीकरण मिति, जिसमें धनायन का और ऋणायन का अनुपात है वो क्या हो रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो इस तरह से यह दोष क्या होता है आपका, अतिरिक्त ऋणायन। अब हम धनायन का बाहर निकलना, इसके बाद हम पढ़ेंगे अतिरिक्त ऋणायन क्रिस्टल का, अतिरिक्त ऋणायन का क्रिस्टल में आना। इस तरह से हमने धातु कमी में दोष देखा। फेरिक ऑक्साइड है, उसमें आपका आयरन फेरस अवस्था का एक आयरन बाहर निकल जाता था क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए। 2 फेरस है वो किस अवस्था में चले जाते थे, फेरिक अवस्था में। इसके पहले हमने एक उदाहरण पढ़ा था जिंक ऑक्साइड, इसी तरह का एक उदाहरण हमने और पढ़ा था अभी धातु अधिक्य में, उसको फिर से देख लीजिए। धातु अधिक्य में इसी से संबंधित एक और दोष पढ़ा था, उदाहरण याद कीजिए जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में हमने बोला था गर्म करने से क्या होता है, इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला। क्यों पीला रंग होता था, ऑक्सीजन आयन है वो, ऑक्सीजन है वो क्या होता था, बाहर निकलता था। और ठंडा करने से पुनः कैसा हो जाता था, ये सफ़ेद। याद रखिएगा जब जिंक है, जैसे आपका ऑक्सीजन है, ये आपका जिंक है, ये आपका ऑक्सीजन है, तो जब ऑक्सीजन निकलते हैं तो जब ऑक्सीजन निकलता था तो वहाँ पे भी अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए जाता था, और जो अतिरिक्त जिंक मान लो है तो वह अंतरकाशी स्थान में फिट हो जाते हैं। ये भी याद रखेंगे। हमने अभी एक दोष बताया था धातु अधिक्य दोष, जिसमें जिंक ऑक्साइड को गर्म करने से उसमें से ऑक्सीजन निकलेंगे, ऑक्सीजन भी क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए अपनी जगह पे निकलता है। तो वहाँ पे भी आपको रंगीन केंद्र देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो अधिक हुए हैं अब जिंक आयन, वो जिंक आयन ज़्यादातर कहाँ चले जाते हैं, अंतरकाशी स्थान में। तो ये आप याद रखेंगे। जब हमने आपको धातु अधिक्य दोष के 2 भाग बताए थे, पहला क्या बताया था, ऋण आयन का बाहर जाना, ऋण आयन का बाहर जाना, और दूसरा हमने बताया है आपको धन आयन का कहाँ चले जाना, अंतरकाशी स्थान को लेना, अंतरकाशी स्थान। जैसे हमने इसमें उदाहरण NaCl का दिया था, इसमें हम उदाहरण दिए हैं जैसे जिंक ऑक्साइड का। तो याद रखना जो पहला टाइप का दोष है वो उस तरह जिसमें साटकी दोष रहता है, साटकी दोष जिसमें पाया जाता है, उस तरह के क्रिस्टल में ये पहले तरह की संभावना ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो अंतरकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋण आयन आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन जैसे बाहर निकला था, जिंक अतिरिक्त है वो कहाँ चले जा रहा है, मान लो अंतरकाशी स्थान में। तो यह दोष उन क्रिस्टलों में ज़्यादातर देखने को मिलता है जिसमें फ्रेंकेल त्रुटि भी पाई जाती है। इसको आप याद रखेंगे। धातु अधिक्य में 2 आपको देखने को मिलता है, जिसमें ऋण आयन बाहर गया था, वो साटकी दोष जैसे NaCl का पढ़ा था आपने, जिसमें हमारा NaCl पीला क्रिस्टल दिखा। उसी तरह से अंतरकाशी स्थान में आपका जिंक आयन आया, इसमें भी हमको पीला रंग देखने को मिलता है। ठंडा करने पर पुनः कौन सा रंग देखने को मिलता है, सफ़ेद रंग। तो इस तरह से हमने पढ़ा अरस समीकरण मिति दोष, जिसमें धन आयन और ऋण आयन के अनुपात है, उसमें एक समीकरण मिति या एक निश्चित सरल अनुपात देखने को नहीं मिलता है। अगला हम
दोष पढ़ेंगे अशुद्धि दोष। अगला हम पढ़ते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या है? ज़्यादातर हमको मालूम है हम पदार्थ को 3 भाग में बांटते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक होते हैं उनकी चालकता बहुत अधिक होती है, लेकिन जो अर्धचालक होती है, अर्धचालक उनकी चालकता है वो क्या होता है? कम होता है। किससे? कुचालक से अधिक, लेकिन सुचालक से कैसे होते हैं? कम होता है। ज़्यादातर जो धातुएं होती है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे आप, धातु को अगर आप क्या करते हैं? ताप देते हैं, तो धातु का जो बढ़ा हुआ ताप होता है उसके इलेक्ट्रॉन के मार्ग में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण ताप बढ़ाने से धातुओं की चालकता है वो कैसी होती है? कम होती है। फिर से सुन लीजिए, ताप जैसे जैसे किसी चालक पदार्थ का बढ़ता है धातुओं का, तो उसकी चालकता कैसी होती है? कम होती है। इसलिए हमको किसी पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर भी बढ़े, ऐसा कुछ पदार्थ चाहिए, तो हम अशुद्धि मिला के एक पदार्थ बनाते हैं, और वो ज़्यादातर अर्धचालक के रूप में आपके उपयोग होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिनको हम जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे क्या है? अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को किसी पदार्थ में, किसी धातु में जो अशुद्धि मिलाई जाती है, उस प्रक्रिया का नाम होता है डोपिंग। ये डोपिंग है वो अलग है। आपका खेलों में भी डोपिंग होता है, वो डोपिंग अलग है। इस डोपिंग का मतलब होता है जब हम किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाते हैं और उसकी चालकता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो इस अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? डोपिंग। और इसी डोपिंग प्रक्रिया से क्या बनाए जाते हैं? अर्धचालक बनाए जाते हैं। अर्धचालक 2 तरह का बनता है हमारा। अर्धचालक 2 तरह से बनते हैं। पहला हमारा अर्धचालक बनता है एन टाइप अर्धचालक, और दूसरा बनता है हमारा पी टाइप। एन का मतलब होता है निगेटिव टाइप और पी का मतलब होता है प्रोटॉन टाइप। फिर से एन का मतलब होता है एन का निगेटिव, निगेटिव मतलब ऋण आवेश के कारण चालकता, और पी का मतलब होता है प्रोटॉन, यानी आपका किसी धनावेश या किसी खाली जगह के कारण यह चालकता हमको देखने को मिलती है। पहला हम लेते हैं एन टाइप अर्धचालक। कैसे बनता है? इसमें याद रखना, हम 13, 14, 15वां वर्ग को लेते हैं। 13वें वर्ग में हमको मालूम है बोरान, एल्युमिनियम, इसमें मालूम है सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। फिर से देखते हैं, जैसे 13वें वर्ग में हमारा होता है, 13वां वर्ग में देख लीजिए बोरान है, इंडियम है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। फिर से बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम। 14 वर्ग में हमने किसको लिया है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। इसी से हम अर्धचालक बनाते हैं। 15वें वर्ग में जैसे हमारा फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है। हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम को 14 वर्ग में लिया है, मतलब इसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 कक्षा में। 13वां वर्ग है, मतलब इसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। और 15वां वर्ग है, मतलब इसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। फिर से 13वां वर्ग के अंतिम में होगा 3 इलेक्ट्रॉन, 14 वर्ग के अंतिम में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, 15वां वर्ग के अंतिम कक्षा में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमको पहला बनाना है, मान लीजिए एन टाइप अर्धचालक। कौन सा बनाना है?
एन टाइप अर्धचालक। तो अगर हम 14वां वर्ग में अशुद्धि के रूप में किसको मिलाते हैं? अशुद्धि के रूप में किसको मिलाते हैं? अशुद्धि के रूप में 15वें वर्ग को मिलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, आपके 14वां वर्ग के तत्वों में अशुद्धि के रूप में, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम किसको मिलाते हैं? 15वां वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी को। तो जो अर्धचालक बनता है उस अर्धचालक को बोलते हैं, याद रखिएगा, एन टाइप अर्धचालक। अब हम उल्टा लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कक्ष में, उसमें 13वां वर्ग के तत्वों को मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो अर्धचालक बनता है वो याद रखेंगे कौन सा अर्धचालक होता है? पी टाइप अर्धचालक। तो इस तरह से हमारे 2 अर्धचालक है, पहला होता है एन टाइप अर्धचालक और दूसरा होता है पी टाइप अर्धचालक। किस तरह से बनते हैं और चालकता कैसी आती है इसको हम चित्र से दर्शा सकते हैं। जैसे हमने 15वां वर्ग को लिया, 15वां वर्ग में मैं दिखा रही हूँ, मान लीजिए हमारा है ये 15वां वर्ग में, मान लीजिए हम फास्फोरस को मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये फास्फोरस है, इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5। अब हम ये फास्फोरस को लिए जिसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। लेकिन जब ये सिलिकॉन से जुड़ेगा, फास्फोरस के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन एक, सिलिकॉन दूसरा, तीसरे तरफ के इलेक्ट्रॉन और सिलिकॉन का चौथा इलेक्ट्रॉन ही इसके साथ बंध बनाएंगे, क्योंकि सिलिकॉन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इस फास्फोरस का या हो सकता है ये आर्सेनिक हो या हो सकता है ये एंटीमनी हो, 15वां वर्ग का सदस्य हो, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? कैसा हो गया है? निगेटिव है और मुक्त हो गया है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? अब उस पदार्थ में क्या करने लगेगा? चालकता को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हमको जो चालकता मिलती है उसको हम कौन सा चालकता बोलते हैं? निगेटिव, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण हमको जो चालकता देखने को मिली, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। हमने 14 वर्ग में 15वें वर्ग की डोपिंग की, तो हमको जो अर्धचालक मिला उसको हम क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक। अगला हम लेते हैं पी टाइप अर्धचालक। मान लीजिए मैंने इसमें बोरान को लिया है, ये हमारा बोरान है। बोरान के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोरान 13वां वर्ग का है, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम इस बोरान को सिलिकॉन में मिलाएंगे, तो सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन का तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ बंध बनाएंगे। लेकिन सिलिकॉन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बंध बनाने के लिए खाली ही जगह है, क्योंकि बोरान के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो रिक्त जगह है, किसका रिक्त? बोरान का। इसको हम कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटर। ये जो चौथा जगह रिक्त है इसको हम बोलते हैं कोटर। इसी कोटर के कारण क्या होगा? हो सकता है अब ये रिक्त स्थान में ये इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब इस पदार्थ की क्या हो गई? चालकता बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह से रिक्त जगह में आ सकते हैं, फिर एक जगह रिक्त हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर रिक्त जगह में आएगा। इस तरह से इन कोटरों की उपस्थिति के कारण ही क्या होने लगता है? चालकता किसी पदार्थ की बढ़ जाती है। तो इस तरह के चालक को हम क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि अशुद्धि मिलाने से हमको 2 तरह के चालक टाइप मिलते हैं अर्धचालक, पहला एन टाइप और दूसरा होता है पी टाइप। एन टाइप में हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम में
आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस यानी 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई, और पी टाइप अर्धचालक में हमने क्या किया, 13वें वर्ग की अशुद्धि को मिलाया, तो हमको क्या मिला, अर्धचालक पदार्थ प्राप्त हुए। अर्धचालक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हम धातुओं का उपयोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि धातु है, उसका ताप बढ़ने से क्या होने लगती है, चालकता है वो कम होती है। लेकिन अर्धचालक में एक चीज़ और याद रखेंगे, अर्धचालक पदार्थों की एक विशेषता होती, क्या विशेषता होती है, जैसे ही अर्धचालक पदार्थों के ताप बढ़ते हैं, ताप बढ़ने से इनकी चालकता भी क्या होने लगती है, बढ़ती है। फिर से अर्धचालक पदार्थों की विशेषता होती है, ताप बढ़ने से इनमें इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ने लगती है, चालकता का मान क्या होने लगता है, बढ़ता है। तो अर्धचालक हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हम एक और ले सकते हैं, आपके अर्धचालक दोष में आयनों में अशुद्धियाँ। अगला है हमारा इसी में अशुद्धि दोष का दूसरा टाइप, आयनों में अशुद्धियाँ। इसमें जैसे हम उदाहरण ले, जैसे NaCl का, NaCl का जब सामान्य क्रिस्टल बनेगा तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ये हो गया हमारा Cl माइनस। जब NaCl में हम स्ट्रांशियम क्लोराइड को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, स्ट्रांशियम क्लोराइड को, इसमें धन आयन 2 होते हैं स्ट्रांशियम का, आवेशित अवस्था। तो जब अशुद्धि है, ये कौन सी अशुद्धि है, आयन अशुद्धि, आयन की अशुद्धि हम इसको बोल सकते हैं। ये आयन की अशुद्धि, मान लीजिए किसी धनायन को हटा के वहाँ पे फिट हो गया। जब NaCl को स्ट्रांशियम क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते मान लीजिए, तो सोडियम की जगह कौन आ गया, स्ट्रांशियम। अब स्ट्रांशियम में देखिए 2 धनायन हैं, हमारे सोडियम निकला उसमें एक ही धनायन था, क्या क्रिस्टल उदासीन है, क्रिस्टल उदासीन नहीं है, धनावेशित हो गया है। तो इसको उदासीन करने के लिए कौन बाहर चले गया, धनायन भी बाहर चला गया। तो इस तरह का दोष जिसमें हम आयनों में, आयनों को मिलाकर अशुद्धि उत्पन्न करते हैं, या यह दोष ऑटोमेटिक किसी क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। NaCl है वो अगर मान लीजिए बनते समय वहाँ पे स्ट्रांशियम के भी आयन उपस्थित हो गए, तो Na प्लस को अपनी जगह से हटा देंगे और स्ट्रांशियम स्वयं उस जालक बिंदु पर आ जाएगा। स्ट्रांशियम उच्च आवेशित है, इसको क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए एक धन आयन Na प्लस भी क्या हो गया, क्रिस्टल से बाहर निकल गया। तो इस तरह के दोष क्या कहलाते हैं, धातु आयन दोष कहलाते हैं, अशुद्धि दोष, धातु आयन अशुद्धि दोष। इसमें और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम आपकी पुस्तक से ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड में हम और क्या मिला सकते हैं, या क्या मिलने से यह अशुद्धि होता है। सोडियम क्लोराइड के आसपास अगर क्या है, कैडमियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कौन सा आयन आ जाएगा, कैडमियम 2+। इस तरह का दोष इसमें भी कैडमियम क्लोराइड की उपस्थिति से भी सोडियम क्लोराइड में दोष मिलता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड में भी ये दोष देखने को मिला है कि सिल्वर क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड की उपस्थिति में Ag+ बाहर निकल जाएगा और कैडमियम आयन उसकी जगह को लेता है।
इस तरह के दोष हमको देखने को मिलते हैं। और यह दोष चूंकि आयन के आने के कारण थे, कौन से आयन के कारण थे? धन आयन के आने के कारण क्रिस्टल में हुए उपस्थिति के कारण या अशुद्धि की उपस्थिति के कारण, इसलिए इसको हम आयन में अशुद्धि दोष कहते हैं। सुचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, इनकी चालकता दी है आपकी पुस्तक में। जैसे सुचालक पदार्थ का चालकता होता है 10 की घात 5 ओम। कुचालक पदार्थ है, इनकी चालकता जो होती है बहुत कम होती है, दिया है। इसमें इसके अतिरिक्त हम अब आगे पढ़ेंगे कुछ सरल रासायनिक क्रिस्टलीय संरचना, जिसमें हम NaCl स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। इस तरह से हमने बहुत सारे क्रिस्टलों के दोष को पढ़ा, जिसमें 2 भाग थे, रस समीकरण मिति और असमीकरण मिति और अशुद्धि दोष। रस समीकरण मिति में हमने 2 दोष पढ़ा, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। इसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या रस समीकरण मिति दोष को पढ़ा, जिसमें हमने धातु अधिक के दोष और धातु कमी दोष को देखा। एन टाइप अशुद्धि दोष में हमने एन टाइप पी टाइप अर्धचालक का बनना और डोपिंग किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाना, क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अशुद्धियों की उपस्थिति को ही हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो क्रिस्टल में हम विशेष लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं डोपिंग करने से। अगले कक्षा में हम NaCl की क्रिस्टल संरचना, जिसको हम रॉक साल्ट संरचना कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।